खुशामदीद दोस्तों। आज के इस जायजे में हम अंग्रेजी जबान के एक ऐसे पहलू पर बात करेंगे जो अक्सर बहुत उलझा हुआ और मुश्किल महसूस होता है। जी हाँ, ग्रामर। लेकिन जरा सोचिए, कैसा हो अगर हम ग्रामर को बेतरतीब और बोरिंग उसूलों के बोझ के तौर पर नहीं, बल्कि रियाजी की तरह काम करने वाले इंतहाई मंतिकी और वाज़े फॉर्मूलों की तरह समझें। आज हम बिल्कुल यही करने वाले हैं। हम देखेंगे कि कैसे चंद बुनियादी और सादा उसूलों को जोड़कर बड़ी आसानी से जबान के कोड को डीकोड किया जा सकता है। ये बिल्कुल किसी दिलचस्प पहेली को सुलझाने जैसा है। और हाँ, हमारे आज के इस जायजे की बुनियाद वो शानदार और मुनज़्ज़म निसाब है जो ऑनलाइन कुरान और अरबी लर्निंग सेंटर से लिया गया है। इस निसाब की सबसे ख़ास बात यह है कि ये हमें एक ज़बरदस्त और मुनज़्ज़म तरीक़ा फ़राहम करता है जिसकी मदद से अंग्रेज़ी पर मुकम्मल उबूर हासिल किया जा सकता है। इसमें पेश किए गए उसूल बिल्कुल कदम ब कदम चलते हैं और आज हम उन्हीं की रोशनी में ये मालूमाती सफ़र तय करेंगे। तो आज के इस सेशन का खाका कुछ यूं होगा। सबसे पहले हम ए, एन और द का इस्तेमाल सीखेंगे, फिर एडजेक्टिव से मुवाजना करना, उसके बाद सिंपल फ्यूचर बनाना, चौथे नंबर पर प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस और आखिर में हम प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस पर बात करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं अपने पहले हिस्से से, ए, एन और द का दुरुस्त इस्तेमाल यानी आर्टिकल्स में महारत। दरअसल आर्टिकल्स वो छोटे मगर इंतहाई अहम अल्फाज हैं जो ये तय करते हैं कि जिस चीज़ यानी नाउन की बात हो रही है, क्या वो कोई ख़ास चीज़ है या महज एक आम सी चीज़। तो सबसे अहम पॉइंट ये है कि ये काम कैसे करता है। मिसाल के तौर पर जब हम द का इस्तेमाल करते हैं तो हम किसी ऐसी मुतय्यन चीज़ की तरफ इशारा कर रहे होते हैं जिसके बारे में पहले से इल्म हो, बिल्कुल वैसे ही जैसे दरवाजे पर खड़ा वो लड़का जिसका हमें पहले से इंतज़ार था। लेकिन ए या एन का इस्तेमाल तब होता है जब हम किसी भी गैर मुतय्यन और आम चीज़ की बात कर रहे हों, यानी कोई भी एक लड़का। अब यहाँ एक इंतहाई दिलचस्प उसूल सामने आता है। एन लगाने का ताल्लुक हिज्जे यानी स्पेलिंग पर नहीं, बल्कि मुकम्मल तौर पर आवाज़ पर मुनहसिर है। सोर्स मटेरियल में एक ज़बरदस्त नुक्ता बताया गया है कि एमएलए के शुरू में बज़ाहिर वाउल नहीं है, लेकिन उसकी आवाज़ ए यानी ई से शुरू होती है, इसीलिए हम एनएमएलए कहते हैं। दूसरी तरफ यूनिवर्सिटी के शुरू में यू होने के बावजूद उसकी आवाज़ य यानी वाई की है, इसलिए इसके साथ हमेशा ए लगता है। ये महज सौतियात यानी आवाज़ का कमाल है। हैरान अंगेज़ है ना? लेकिन ठहरिए, इस ग्रामर के कोड में कुछ सख्त हदें भी मुकर्रर हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं है कि हर जगह बस द लगा दिया जाए। निसाब में वाज़े तौर पर उन जगहों की फहरिस्त दी गई हैं जहां द का इस्तेमाल सख्ती से मना है। मिसाल के तौर पर बीमारियों के नाम जैसे फीवर या कोल्ड, मुमालिक जैसे इंडिया, ज़बानें, खाने, ख़ास नामों और यहाँ तक के रिश्तों से पहले भी द हरगिज़ इस्तेमाल नहीं होता। ये इस्तिस्ना ज़बान को एक मुनज़्ज़म और खूबसूरत शक्ल देते हैं। अब बढ़ते हैं दूसरे हिस्से की जानिब, एडजेक्टिव्स यानी इसमें सिफत के जरिए मुवाजना करना। जब हम चीज़ों की पहचान कर लेते हैं तो अगला मंतकी कदम इनकी खुसूसियात बयान करना और इनका आपस में मवाजना करना होता है। एडजेक्टिव्स का अंदाज बिल्कुल मैकेनिकल और मशीनी है। ये किसी सांचे की तरह काम करते हैं। ज़्यादातर अल्फाज के आखिर में बस ER या EST का इजाफा किया जाता है। अगर आखिर में वाई हो तो इसे हटाकर आई लगा दिया जाता है। बड़े अल्फाज के साथ मोर और मोस्ट का इस्तेमाल होता है, जबकि गुड, बेटर, बेस्ट जैसे अल्फाज का कोई बाकायदा उसूल नहीं होता। एक बार ये सांचे समझ आ जाएं तो किसी भी खुसूसियत को अगले दर्जे में बदलना बच्चों का खेल बन जाता है। यहाँ निसाब में मौजूद एक इंतहाई दिलचस्प इस्तिस्ना की तरफ तवज्जो दिलाना मकसूद है। आमतौर पर मुवाजना करते वक्त इंग्लिश में दैन का इस्तेमाल होता है, लेकिन कुछ मखसूस अल्फाज जैसे इन्फीरियर, सुपीरियर या सीनियर के साथ दैन के बजाय टू का इस्तेमाल लाजमी है, जैसा कि इस मिसाल में खालिद इज़ इन्फीरियर टू माजिद। ये एक ऐसा बारीक नुक्ता है जो ज़ुबानदानी में वाकई बहुत अहमियत रखता है। यहाँ तक तो सब समझ आ गया। हमने चीज़ों को पहचानना और उनकी सिफात बयान करना सीख लिया। लेकिन क्या हो जब हमें उन्हीं चीज़ों को आने वाले कल के मंजरनामे में रखना हो? आइए ज़रा अपने जहन को मुस्तकबिल के सांचे की तरफ मोड़ते हैं। हमारा तीसरा हिस्सा है सिंपल फ्यूचर बनाना यानी मुस्तकबिल के आसान जुमले। मुस्तकबिल के हालात, मौजूदगी या मुल्कियत को बयान करने का ये सबसे आसान तरीका है। इसमें सिर्फ चंद बुनियादी मददगार अल्फाज यानी हेल्पिंग वर्ड्स का इस्तेमाल किया जाता है। यहाँ मुस्तकबिल के दो बुनियादी फार्मूले हैं। अगर किसी के मुकाम या हालत को जाहिर करना हो तो विल बी का इस्तेमाल होता है, जैसे फिरदौस विल बी एट होम यानी फिरदौस घर पर होगा। लेकिन अगर ये बताना हो कि मुस्तकबिल में किसी के पास कोई चीज़ होगी तो मुल्कियत जाहिर करने के लिए विल हैव इस्तेमाल होता है, जैसे खालिद विल हैव अ मोबाइल। कितनी सफाई से ये असूल काम करता है।
اب چلتے ہیں چوتھے حصے کی طرف، the present indefinite tense، یعنی زمانہ حال غیر متعین۔ آئیے دیکھتے ہیں کہ روزمرہ کی عادات اور عالمگیر سچائیوں کو بیان کرنے والی مشینری کیسے کام کرتی ہے۔ اس جملے کی ساخت کو بالکل ریاضی کے ایک فارمولے کی طرح پیش کیا گیا ہے۔ سب سے پہلے کام کرنے والا، پھر کام، اور پھر جس پر کام ہو رہا ہو۔ لیکن یہاں ایک بہت ہی خاص ٹریگر ہے۔ فعل کے ساتھ ایس یا ای ایس کا اضافہ صرف اور صرف اس وقت ہوتا ہے جب جملے کا سبجیکٹ یعنی کام کرنے والا تھرڈ پرسن سنگولر ہو، جیسے ہی، شی یا کوئی واحد نام۔ باقی سب کے ساتھ یہ فارمولا بالکل سادہ رہتا ہے۔ تو سب سے اہم سوال یہ ہے کہ ای ایس آخر کب لگتا ہے؟ اس معاملے کا حل مخصوص ہجوں یعنی سپیلنگ کے اصولوں میں چھپا ہے۔ اگر فعل کے آخر میں او یا سی ایچ جیسے حروف آئیں تو وہ بڑی صفائی سے اس فارمولے کا حصہ بنتے ہوئے ای ایس قبول کر لیتے ہیں، بالکل جیسے واچ بن جاتا ہے واچز۔ اور اگر اسی عمل کو منفی یعنی نیگیٹو میں بدلنا ہو تو اس کا طریقہ کار حیرت انگیز حد تک آسان ہے۔ بس سبجیکٹ کے فوراً بعد ایک مددگار بلاک شامل کرنا ہوتا ہے جو کہ ڈونٹ یا ڈزنٹ ہے۔ جیسے یہ بلاک اپنی جگہ پر بیٹھتا ہے، جملہ خود بخود منفی معنی دینے لگتا ہے۔ اور اب ہم پہنچ چکے ہیں پانچویں اور آخری حصے پر، پریزنٹ پرفیکٹ کنٹینیوس ٹینس۔ اب ہم اس گرامر کے سفر کی سب سے ایڈوانسڈ منزل پر آ گئے ہیں۔ یہ وہ بلاک ہے جو ایک ایسے کام کو بیان کرتا ہے جو ماضی میں شروع ہوا اور ابھی تک جاری ہے۔ یہ بظاہر تھوڑا خوفناک اور مشکل نظر آتا ہے، لیکن دراصل یہ انہی چھوٹے چھوٹے پہلے سے سیکھے ہوئے بلاکس کو ایک ساتھ جوڑنے کا نام ہے۔ اس میں ہمیں بس ہیو بین کے مددگار الفاظ لگانے ہیں، فعل کے ساتھ آئی این جی جوڑنا ہے اور آخر میں وقت کا پیمانہ شامل کر دینا ہے۔ یہ بالکل ایک عمارت کھڑی کرنے جیسا ہے۔ اس فارمولے کے بالکل آخر میں ایک انتہائی اہم فرق موجود ہے۔ وقت کو ظاہر کرنے کے دو طریقے ہیں۔ سنس کا استعمال تب ہوتا ہے جب کسی خاص نقطے کا ذکر ہو، جیسے کل سے یا 2001 سے، جبکہ فور کا استعمال وقت کے دورانیے کو ناپنے کے لیے ہوتا ہے، جیسے 2 گھنٹے یا 2 سال۔ یہ فرق جملے کی درستگی کے لیے بنیادی حیثیت رکھتا ہے۔ آئیے اب اس مکمل فارمولے کو ایک ساتھ جوڑ کر دیکھتے ہیں۔ ذرا اس جملے کی ساخت پہ غور کریں۔ آئے ہمارا سبجیکٹ ہے، ہیو بین مددگار فعل ہے، سینگ فعل کی مسلسل حالت ہے، اور فار 2 ایئرز وقت کا دورانیہ ہے۔ دیکھیے کس طرح ہر جز ایک مشین کے پرزوں کی طرح بالکل درست جگہ پر آ کر ایک مکمل اور معنی خیز جملہ تخلیق کر رہا ہے۔ تو دوستو، ہم نے دیکھا کہ انگریزی زبان کی پیچیدگیاں دراصل ایک منطقی تسلسل اور ریاضیاتی ضوابط کا ہی نام ہے۔ اب جبکہ ان اصولوں کا کوڈ کھل چکا ہے تو ذرا سوچئے اس بنیاد پر آگے بڑھتے ہوئے لسانیات کی اور کن شاندار وادیوں کو سر کیا جا سکتا ہے۔ اس منطقی انداز کے ساتھ سیکھنے کا یہ سفر کبھی نہیں رکتا۔ امید ہے یہ تفصیلی جائزہ سب کے لیے نہایت کارآمد اور دلچسپ ثابت ہوا ہوگا۔